नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम खास चर्चा करने आए हैं डॉक्टर प्रवीण साहवे सर से। हम फिर से एक बार खास मुलाकात का ये एपिसोड लाए हैं। जिस प्रकार लाइफस्टाइल चेंज होने के कारण बच्चे, बूढ़े, यंगस्टर सभी को अनेक समस्याएं होती है, तो आज हम डॉक्टर प्रवीण साहवे सर से चर्चा करके जानेंगे किस प्रकार एनएस में होने वाली तकलीफ़ों से मुक्ति मिल सकती है, किस प्रकार छुटकारा मिल सकता है। सर को 36 नेशनल और 1 इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। इसके साथ ही सर 15 ईयर एक्सपीरियंस है। सर से हम खास चर्चा करके इन सारी समस्याओं का समाधान जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। तो सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि जिस प्रकार गुरुद्वार में काफ़ी तकलीफ़ें हो रही है यंगस्टर को, बच्चों को, बड़ों को, तो इसका मुख्य कारण क्या है? हमारा जो बदलता लाइफस्टाइल है, ये सबसे बढ़िया मेन कारण है कि हमारे जो बीमारियां है, पाइल्स है, फिशर है, ये सब बच्चों में और यंगस्टर में हमको मिलती है। पहले हमारा सोने का समय निश्चित था। हम लोग 7 या 8 बजे सोते थे, 9 बजे सोते थे। आज 2 बजे तक, 1 बजे तक लोग जागते हैं। टॉयलेट का जो समय है वो सुबह 6 बजे का नॉर्मल चाहिए या 7 बजे का चाहिए। आज हम लेट उठते हैं तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है। तो ये सब कारण जो है ये हमारे पाइल्स जैसी समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। साथ ही हमारा खाने का जो लाइफस्टाइल है, तीखा, मिर्च, मसालेदार, नॉनवेज खाना, और अभी तो हम मोबाइल पे जो चाहे घर पे मंगा सकते हैं ऑनलाइन। तो इसकी वजह से हमारा जो लाइफस्टाइल खाने का आदतें है, मैंने बहुत सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को देखा है कि रात को पढ़ाई करते करते रात को अगर भूख लगे 2 बजे मोबाइल से खाना मंगाते हैं। तो 2 बजे कोई खाना खाने का समय नहीं है। जिस समय खाना खाना है, जिस समय सोना है, ये आपका निश्चित होना चाहिए। और समय के अनुसार अगर हम हमारी दिनचर्या को रखेंगे तो पाइल्स की समस्या है, फिशर की समस्या है, अम्लपित्त की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, ये कभी नहीं होगी। सर, जिस प्रकार आज हम देख रहे हैं कि यंगस्टर में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है कि जिन्हें एनएस, जिसे हम गुरुद्वारा कहते हैं, जहाँ जो हमारी लैट्रिन की जगह होती है, वहाँ से ब्लीडिंग होना, वहाँ पर तकलीफ़ें होना, तो इसका मुख्य कारण क्या है? ये क्यों हो रहा है? टॉयलेट जाते समय अगर आपको मोशन करते समय अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उसके बहुत सारे कारण हैं। नॉर्मली पेशेंट्स में अगर दर्द के साथ ब्लीडिंग होता है तो उसको फिशर कहते हैं। फिशर क्या होता है कि कड़क संडास होने से वहाँ पर चीरा होता है और उसकी वजह से ब्लीडिंग होता है। पाइल्स में जो ब्लीडिंग होता है वो धार के जैसा होता है, फवारे के जैसा होता है, जिससे पूरा कमोड ब्लड से भर जाता है। ये पाइल्स की वजह से होता है। पाइल्स में देखा जाए तो 4 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज जिसमें ब्लड जाता है, दूसरा मस से बाहर आते हैं, अपने आप अंदर चले जाते हैं, तीसरा मस से बाहर आते हैं, हाथ से अंदर डालना पड़ता है, और चौथा मस से हमेशा के लिए बाहर आते हैं। तो ये पाइल्स की 4 स्टेज जो होती है उसके अनुसार उसमें ब्लीडिंग की टेंडेंसी भी पाई जाती है। इसके अलावा वहाँ पर फिशुला होता है जिसमें पस के साथ, मवाद के साथ ब्लीडिंग जाता है, जिसमें घाव होता है, पस होता है, दर्द होता है। और बच्चों में अगर देखेंगे तो वर्म्स इन्फेक्शन होता है, बच्चों में कृमि का इन्फेक्शन होता है, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग जाता है। बड़ों में अगर ओल्ड एज है तो ऐसे समय में ब्लीडिंग जाने का कारण अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, अतड़ियों का छाले हो सकते हैं। साथ में कोलाइटिस है, अतड़ियों में अमीबियासिस की बीमारी होती है, उसकी वजह से ब्लीडिंग जा सकता है। इसके अलावा पेनलेस ब्लीडिंग होता है जो कि कैंसर का भी एक लक्षण हो सकता है। सर, जैसे कॉन्स्टिपेशन की आपने बात की हो, तो लाइफस्टाइल में खाने का जो टाइम टेबल है वो बिगड़ने के कारण कॉन्स्टिपेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो एक प्रॉपर तरीका क्या होता है, किस प्रकार हमें हमारे कॉन्स्टिपेशन जो प्रोसेस है बॉडी में वो नॉर्मल हम रख सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन को मोस्टली प्रिवेंट करने के लिए और उसका ट्रीटमेंट करने का एक तरीका होता है। कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या है वो हमको पहले जांचना पड़ता है। मोस्टली अगर आपको चाहते हैं कि आप कॉन्स्टिपेशन से ना जूझे, तो मोस्टली सुबह उठने के बाद आप कुनकुने पानी में शहद मिलाकर पी सकते हैं, नींबू भी निचोड़ सकते हैं, और नाश्ते में आप पपीता का सेवन कर सकते हैं। और रात को जो मनुक्का होता है, किशमिश जिसको बोलते हैं, उसको भिगा के रखें और उसका पानी सुबह पिए, या दिन में भिगा के रखें, रात को सोते समय उसका पानी पिए, या मनुक्का खाते समय दिन में 2 बार 3 बार आप खा सकते हैं। तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। और कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करने के लिए हरितकी का चूर्ण, हरड़ जिसको बोलते हैं, आयुर्वेद में हरितकी के बारे में अच्छा वर्णन है। बताया गया है कि कदाचित कुप्यते माता न उदरस्था हरितकी। एक बार अपनी माँ भी बच्चे को डांट सकती है, पर एक बार पेट में ली हुई हरितकी या हरड़ का चूर्ण कभी भी अपने पेट को नुकसान नहीं करता है। तो हरितकी का चूर्ण रात को सोते समय कुनकुने पानी के साथ ले सकते हैं, तो उससे आपका पेट साफ हो जाएगा। साथ में जैसे अभयारिष्ट नाम की एक दवाई आती है, इसका 20 से 30 ml पानी में मिलाकर आप उसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा ये सब जितनी भी दवाइयाँ हैं योग्य डॉक्टर के निगरानी में लेना चाहिए, उनकी सलाह से लेना चाहिए।
मैंने बहुत सारे मरीज देखे कि पेशेंट अपने घर में खुद अपने मन से कोई दवाई बनाते हैं या फार्मेसी से जाके दवाई लेते, ये गलत है। अब मैंने कई बार देखा है कि पेशेंट को कई कई पाउडर सालों साल लेते रहते हैं। मैं उन पाउडरों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर पेशेंट्स कई सालों तक ये लेने से उसमें अतड़ियों में रुक्षता पैदा होती है, अतड़ियों की गतियाँ कम होती है पैदा, तो जो नॉर्मल काम करने की जो अतड़ियों की क्षमता होती है वो कम होती है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम बोलते हैं कि रात को सोते समय दूध में घी डाल के पिए, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, अतड़ियों की जो लवचिकता है वो अच्छे से मेंटेन रहे और आपके मल निस्सारण की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है। तो रात को सोते समय दूध में घी गाय का रहे तो अच्छा है, वो मिलाकर पी सकते हैं। और कुछ पेशेंट्स में जितने ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है उनको हम एरंडी सिद्ध शुंठी सिद्ध एरंड तेल देते हैं, इसको सौठ से सिद्ध किया जाता है। उसका 10 ml की मात्रा दूध में मिलाकर अगर देते हैं तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं नहीं होती है। सर जैसे हम ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार सबकी एक अर्ली स्टेज होती है, किसी को स्टार्टिंग में लैट्रिन की जगह से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, किसी को हल्का कोम स्टार्ट होता है, किसी को लैट्रिन करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, यानी बहुत प्रेशर करना पड़ता है। तो ये जो समस्या है, लोग खुल के बोल नहीं पाते और पूछ नहीं पाते। तो सबकी स्टेज और यंगस्टर से लेकर तो बच्चे बूढ़े सभी में कहीं ना कहीं हमें दिखाई पड़ रही है। तो हम इस विषय पर आपसे जानना चाहेंगे। तो मोस्टली मैंने सबका कारण बताया है कि बच्चों में, यंगस्टर में जो मेन कारण है वो लाइफस्टाइल है। सबका खान पान, रहने का स्टाइल, सोने का स्टाइल, वो सब चेंज हो गया, उसकी वजह से सभी बीमारी आ रही है। अभी देखे जाए तो बच्चे भी रात तक देर तक जागते हैं, सुबह से उनका स्कूल रहता है, सुबह 6 बजे उठना चाहिए, तो उनका उठने के बाद जो नॉर्मल मोशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इससे बच्चों को हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है, इसलिए बच्चा 2-2 दिन टॉयलेट नहीं करता है। तो उसकी वजह से बच्चों में भी अर्ली फीचर की वजह से तकलीफ़ें बढ़ती है। तो जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स का सेवन करना चाहिए, डाइट में अपने फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा ले और अंकुरित धान्य का सेवन कर सकते हैं। बच्चे अंकुरित धान्य खाने के लिए नहीं देखते तो माताएं अंकुरित धान्य से बनाए हुए पराठे उनको खिला सकती है। इंस्टेड ऑफ पालक, मेथी, इसके पराठे खिला सकते हैं। बिना आप उनको पराठों के साथ घी लगा के अगर देते हैं तो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी। और यंगस्टर में मोस्टली जो कारण है वो लाइफस्टाइल को मॉडिफाइड करना है। और वृद्धावस्था में जो कॉन्स्टिपेशन के कारण होते हैं तो वो मोस्टली लॉन्ग टर्म तक उनकी डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, कार्डियक की जो दवाई होती है या ऑर्थोपेडिक की जो दवाई होती है उसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे डेवलप होते जाता है। तो ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए एक तो आप सही समय पर कंसल्ट करें, कॉन्स्टिपेशन का कारण ढूंढा जाए। कॉन्स्टिपेशन के 2 कारण होते हैं, एक एनाटॉमिकल कॉज होता है जो जन्मजात कुछ विकृति होने की वजह से भी हो सकता है, दूसरा होता है कि ये जो फिजियोलॉजिकल है, नॉर्मल जो अपना सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हैम्पर होने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो इनका निदान करना समय पे और उसकी चिकित्सा करना वो काफ़ी ज़रूरी है। सर जैसे डॉक्टर से जब कंसल्ट करना होता है फिशर फिस्टूला या पाइल्स के कोई भी सिस्टम दिखने के बाद, तो काफ़ी समय तक जो लोग हैं इसको हाइड करते हैं, वो चर्चा करना या खुल के सामने आने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो ऐसी कौन सी स्टेज होती है कि जब हमें एक्चुअली में दिखा के ट्रीटमेंट करना चाहिए? इसमें भी स्टेजेस जैसे आपने बताया है, तो हम इस विषय में जानना चाहेंगे। हर एक बीमारी की अलग अलग स्टेजेस होती है, तो हर एक स्टेज के लिए ऑपरेशन नहीं है और हर एक स्टेज दवाई से भी ठीक नहीं होती है। तो अर्ली स्टेज में अगर हम कोई भी बीमारी का निदान करते हैं तो आपको मेडिसिन भी कम लगता है और आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। जैसे अभी कॉन्स्टिपेशन आपको शुरुआत हो गई है तो डेफिनेटली आपको फीचर हो सकता है, क्योंकि हार्ड कड़क संडास होने से वहाँ की जो म्यूकोजा है उसको टीयर होता है और वो फट जाती है, तो उसकी वजह से सीवियर पेन होता है। तो आपको फ्यूचर में अगर ये प्रॉब्लम से बचना है तो आप शुरुआत में कॉन्स्टिपेशन की दवाई ले। तो वैसे भी पाइल्स के 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 स्टेज होते हैं। अर्ली स्टेज में अगर हमने इसका डायग्नोसिस किया तो दवाई से ठीक होते हैं। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो पाइल्स होते हैं वो दवाई से ठीक हो सकते हैं। सिर्फ 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के पाइल्स को लेज़र की आवश्यकता होती है। लेज़र भी एडवांस लेज़र टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई चीरफाड़ नहीं, कोई टाका नहीं, कोई धागा नहीं होता है और कोई बड़ा घाव नहीं होता है, और आप अपने रूटीन जो जॉब है या वर्क है उस पर आप जा सकते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। सर जिस प्रकार मोशन जो होता है, तो ऐसा कौन सा मोशन रहता है कि जो हमें समझना चाहिए कि नहीं हम इस चीज़ के लिए हेल्दी है ना, हमको ऐसा नहीं होगा, मोशन ये परफेक्ट है, चाहे बच्चे के लिए हो, बड़े के लिए हो या फिर वृद्धावस्था में। मोशन के भी टाइप्स होते हैं, तो हम उस विषय में भी जानना चाहिए। उसमें जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन है या आपका हेल्थ, आपका गट हेल्दी है, ये जानने के लिए आपको मॉर्निंग में जब भी आप उठते हो तो उसके बाद आपको अर्ली मॉर्निंग टॉयलेट के लिए आना ही चाहिए। दिस इज़ द हेल्दी साइन।
और आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति की जो परिभाषा बताई है, व्याख्या बताई है, उसमें बताया है कि समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इत्याभिधीयते। इसका मतलब ये होता है कि समदोषा, आपके जो वात पित्त कफ तीनों दोष होते हैं वो सम होना चाहिए। समदोषा समाग्निश्च, आपकी जो जठराग्नि है वो सम होनी चाहिए। समधातु, शरीर में रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, ये 7 प्रकार के धातु होते हैं, इनका धात्वाग्नि, ये सब धातु समावस्था में होने चाहिए। ये हो गए फिजियोलॉजिकल साम्यता या बैलेंस। इसके साथ आयुर्वेद ने बताया है कि आपको शरीर आत्मा मन, आयुर्वेद में शारीरिक और मानसिक आरोग्य को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया है। जब तक आप फिजिकली फिट है पर आप मेंटली फिट नहीं तो आप स्वस्थ नहीं है। तो सबसे पहले अपना मानसिक स्वास्थ्य भी स्वस्थ होना ये आयुर्वेद में बताया है। तो आजकल हम देखते हैं कि जितने सारे स्ट्रेस बच्चों को हो रहे हैं, यंगस्टर्स को हो रहे हैं या ओल्ड एज में हो रहे हैं, तो इन सब में आपके टॉयलेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रही है, 2-2 दिन में टॉयलेट में जा रहे हैं, तो ये हेल्दी साइन नहीं है। आपको मोशन सॉफ्ट होना चाहिए और आपका टॉयलेट में बैठने का समय 3 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द हेल्दी साइन ऑफ एग्जैक्ट मोशन। सर जैसे हमने पाइल्स के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी है, उसके साथ साथ ही हमें एनएस के बारे में, गुरुद्वारा में होने वाली बीमारी के बारे में जाना। अब एक सबसे मुख्य कारण है जो सभी के मन में आता है कि फिशर और फिस्टूला है क्या, इन दोनों में अंतर क्या होता है, इनकी शुरुआती स्टेज क्या होती है और कौन से सिस्टम में हमें दिखाना डॉक्टर को बेहद इंपॉर्टेंट है। फिशर, जैसे मैंने बताया कि कड़क संडास होने से वहाँ पर चीरा होता है, उसको फिशर कहा जाता है। और फिशुला जो होता है वहाँ पर किसी भी कारण से अगर फोड़ा या फुंसी बनती है तो वहाँ पर पस निरंतर बहते रहता है, दर्द होता है, और उस पस को अगर समय पर चीरा दे के बाहर नहीं निकाला तो उसका भगंदर बनता है, जिसको नाली घाव बोलते हैं आम भाषा में। इसमें एक बाहर से एक्सटर्नल ओपनिंग या फोड़ा दिखता है, पस आता है, और वह अंदर संडास की जगह गुदद्वार तक कहीं तक भी फैल सकता है। तो ये फिशर्स की कंपैरिजन में फिशुला जो है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो कहीं पर भी फैल सकता है और उसमें एब्सेस होता है। तो फिशुला कभी दवाई से ठीक नहीं होता है। फिशुला के लिए बहुत सारे हमारे यहाँ पर सेंटर में, अभ्युदय पाइल्स लेज़र हॉस्पिटल में 10 से 12 प्रकार के ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, जिसमें बिना चीरफाड़ से, लेज़र के माध्यम से होता है, इफ्टाक से होता है, वाफ्ट से होता है, मॉडिफाइड क्षार सूत्र से होता है। तो ये सब टेक्नोलॉजी फिशुला के स्टेजेस के अनुसार हम लोग उपचार करते हैं। और फिशर में अर्ली स्टेज में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और हमारी मॉडिफाइड कुछ आयुर्वेद मेडिसिन किट है, अगर वो पेशेंट शुरुआती अवस्था में लेते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। और बाद में अगर नॉन रिस्पॉन्डिंग टू मेडिकल किट, जो पेशेंट उससे भी दवाई से नहीं ठीक हो रहे, तो उनको लेज़र स्पिंक्ट्रोलाइसिस नाम की एक 10 मिनट की प्रोसीजर होती है, जिसके लिए आपको एडमिट रहने की भी आवश्यकता नहीं होती है, तो वो कर सकते हैं। सर जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ साथ काफ़ी एक्सपर्ट ट्रीटमेंट होने लगा है, लेकिन आज भी कई लोगों के मन में ये रहता है कि क्या लेज़र ट्रीटमेंट करना हमारे लिए सेफ़ रहेगा या नहीं रहेगा, क्या होता है लेज़र ट्रीटमेंट, कहीं हमें हमारी बॉडी में उससे कुछ हार्म तो नहीं होगा। काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं मूल लोगों के मन। तो आज हम जानना चाहेंगे कि ये क्या है, लेज़र ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट क्या है और इसे करना कितने हद तक का सही रहता है। लेज़र ट्रीटमेंट अगर सही समय पर और सही डॉक्टर से अगर किए तो सुरक्षित है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेज़र में क्या होता है, जैसे कि डायड लेज़र हम लोग अभी पाइल सर्जरी के लिए यूज़ करते हैं। पहले पाइल सर्जरी करने के लिए बड़ा घाव करना पड़ता था, टाँके लगाने पड़ते थे, जिससे पेशेंट को 1 महीने तक घर में बैठना पड़ता था। अभी पाइल्स के एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट होने से पाइल्स के मस्सों पर हम लोग लेज़र से ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे क्या होता है ना कि पाइल्स के अंदर के जो कंटेंट होते हैं, पाइल्स क्या होता है कि पाइल्स एक डायलेटेड वेन है, एक बंच है जिसमें ब्लड रहता है, मेलानिन रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है और पानी की कुछ मात्रा रहती है। तो ये जो बल्ज या पाइल्स का जो लंप बाहर आता है, तो इसके बेस में लेज़र एनर्जी देने से क्या होता है कि लेज़र से वहाँ की जो मेलानिन है, हीमोग्लोबिन है, वाटर कंटेंट है, वो श्रिंक हो जाता है और पाइल्स की जो नॉर्मल हेमोरॉइडल कुशंस जो हम हमारी भाषा में बोलते हैं, तो वो नॉर्मल वहाँ पर चले जाते हैं। तो जो बाहर का निकलने का पाइल्स का जो मुख्य लक्षण है कि मस से बाहर निकलते, तो वो नहीं निकलते। वो एक बार वहाँ की जो फीडिंग आर्टरी और वेसल्स है वो लेज़र से सील हो जाती है, तो कोई घाव नहीं है, कोई टाका नहीं है और वहाँ की मांसपेशियों को भी कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये संपूर्णतः सुरक्षित है। वैसे फिशुला में पहले अगर सर्जरी करना रहता तो मांसपेशी को काटना पड़ता था, क्योंकि पूरा इन्फेक्शन निकालना है। अब लेज़र के माध्यम से हम लोग रेडियल फाइबर के माध्यम से उसको लेज़र को ट्रैक्ट को एब्लेट करते हैं, कोई मांसपेशी को काटने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा घाव है और कोई तकलीफ नहीं है। तो ये इसके फ़ायदे ये है कि आपको जो पेशेंट के मन में डर रहता है कि मेरा टॉयलेट जाने के बाद जो कंट्रोल रहता है वो चला जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। लेज़र से आप सुरक्षित है
सिर्फ कैसा है कि आप सही समय पर और सही डॉक्टर से उसका इलाज कराएं। सर, जैसा हमने लास्ट इंटरव्यू में जो हमने कवर किया था, तब आपने हमें बताया था कि उस समय हमारे क्लिनिक में कुछ ऑफर्स थे कस्टमर के लिए, जो बाहर के पेशेंट थे जिनको बहुत तकलीफ थी, वो आके यहाँ देखना चाह रहे। तो अभी फ़िलहाल में ऐसा हमारे क्लिनिक में कोई पेशेंट्स के लिए ऑफ़र है जो हमारे पास आके बाहर से ट्रीटमेंट करना चाहे और जो आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहे? अभी आने वाले धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में 1 अक्टूबर से धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में हमने एक शिविर का आयोजन किया है, जिसमें लेज़र उपचार में 50% तक छूट दी है। और ये शिविर 1 तारीख से लेके 22 तारीख तक हमने आयोजन किया है। इसमें लेज़र ट्रीटमेंट, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला है या आयुर्वेद ट्रीटमेंट है, जिसमें क्षारसूत्र थेरेपी है, इन सभी ट्रीटमेंट पे हमने 50% तक छूट दी है। हमारे शिविर निरंतर होते रहते हैं। हमारा यही प्रयास रहता है कि समाज के हर वर्ग तक हमारी जो एडवांस लेज़र टेक्नोलॉजी है वो पहुँचे, जिससे समाज के हर वर्ग को उसका लाभ हो और कम खर्चे में और कम दिनों में ये ट्रीटमेंट होने से लोगों का समय बचता है, पैसा बचता है और समाज के हर वर्ग को इस सुविधा का लाभ मिल रहा है, इससे हमको समाधान मिलता है। तो ये हमारा निरंतर उपक्रम रहता है। और हमारी एक NGO है, पुण्यश्लोक अहिल्या देवी युवा मंच, इसके माध्यम से हम लोग निरंतर ये शिविर का आयोजन करते रहते हैं। जैसा आपने देखा कि हमने डॉक्टर प्रवीण साहवे सर से चर्चा की और बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हुई है, जिसमें फिशर, फिस्टुला, पाइल्स जैसी बीमारियों के बारे में किस प्रकार हमको इन समस्याओं से समाधान मिल सकता है, इस विषय में सर ने हमें बताया। साथ ही लेज़र ट्रीटमेंट क्या होता है, प्रोक्टोलॉजी में क्या होता है, सारी चीज़ें बताई। लेज़र ट्रीटमेंट के प्रॉफिट क्या है, ये हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, फिशर फिस्टुला क्या है, इन सारी समस्या और सारी डिसीज़ के बारे में हमने डीपली ये प्रोग्राम लिया है। और उसके साथ ही आने वाले धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर 50% डिस्काउंट के साथ जो भी पेशेंट सर के पास आके चेकअप कराना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऐसे ही और एपिसोड आपके साथ बने रहेंगे। देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा विदर्भ TV। धन्यवाद।